अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अवर गाने इश्क की न्यू एपिसोड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नॉवेल के ऊपर लास्ट में रिव्यूज़ दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। उसी हिसाब से हम आगे की एपिसोड को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। आवार गाने इश्क, राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर 4। आज इस एपिसोड में इनका माजी आपको बताया जाएगा कि कैसे दैमीर और महनम मिले थे और क्या हुआ था इनके माजी में। ये सब आज की एपिसोड से बताया जाएगा। वो बेहद गौर से देख रही थी, अपनी किताबें फैलाई उन्हें पढ़ रही थी, साथ साथ वो नोटबुक में लिखती भी जा रही थी। कांच जैसी सुनहरी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए वो शायद अपनी दुनिया बदलने के सपने बुने हुए थी। हमने नहीं बैठना इसके साथ सर, इससे बदबू आती है। मम्मा ने कहा है भिखारियों से दूर रहो, वो गंदे और चोर होते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स तो ऐसे लिए हुए हैं जैसे ये भिखारन डॉक्टर बनेगी। मैट्रिक है, कोई खेल थोड़ी है। उसके दिमाग में हर रोज़ होने वाली उन बातों का शोर बरपा था, लेकिन वो फिर भी ज़ोरों शोर से पढ़ रही थी। बड़ी मुश्किल से तो उसे दाखिला मिला था इस स्कूल में, मिसेस समेरा सुमेरा इनाम की बदौलत। महनम आजा, खाना लग गया है। फ़हीमा की आवाज़ पे वो सारी किताबें साइड पे टूटी हुई मेज़ के नीचे करके उस नीम तारीख कमरे से बाहर निकली थी और वहीं छोटे से सहन में अपनी माँ के पास ज़मीन पे आलती मालती मार के बैठ गई थी, जबकि उसका माजूर बाप वहीं चारपाई पे लेटा हुआ था। कल से ज़्यादा कचरा जमा करना शुरू कर मैनम, भीख मांगने में तो तुझे शर्म आती है। महारानी जो ठहरी उसकी तरफ खाना रखते वो कहने लगी, जबकि मैनम सर झुका के खाना खाने लगी। अम्मा, भीख मांगना शर्म की बात है, लोगों के आगे हाथ फैलाना गुनाह है। मैं ये शर्मनाक काम नहीं करती। फ़हीमा ने तेज़ नज़रों से उसके झुके सर को घूरा था। गुनाह सवाब से हमारा क्या काम, हम तो पैदाइशी भिखारी हैं। भीख मांगना हमारे खून में शामिल है। मैनम ने नज़र उठा के अपनी माँ को देखने लगी। मेरे खून में नहीं शामिल अम्मा। क्यों, तेरा खून अलग है हमसे क्या? फ़हीमा को तब चढ़ गई थी जब रमज़ान ने उसे टोका। ना कर फ़हीमा, ना गुस्सा कर कया कर बिलावजे बच्ची पे। ना कर। हाँ तू तो उठ जा, तू मांग ले भीख, तू कर ले कुछ। वो भी चट गई थी, जबकि महनम सर झुकाए अपना खाना खाने में मसरूफ़ रही। दिन भर धूप में पड़ा तो रहता हूँ, खुद को घसीट घसीट के भीख मांगता हूँ। तू महनम पे जोर ना डाल, वो फिर से कह रहा था, जबकि फ़हीमा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती उसे खाना देने लगी। बुरी तो मैं ही हूँ बस। जबकि महनम अब भी अनसुनी किए अपना खाना खा रही थी कि उसे पढ़ना था। इस बस्ती में वो सबसे अलग ही थी। उसकी रंगत, उसके नैन नक्श बेहद मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत थे। उसके अंदाज और सोच भी मुख्तलिफ थी। वो पढ़ना चाहती थी तभी वो पढ़ रही थी। अपनी माँ की लान तान सुन के भी वो पढ़ रही थी। उसके साथ की लड़कियाँ उसका मजाक बनाती क्लास में, फिर भी वो अनसुनी करके बैठी रहती। वो कचरा और थैले जमा करके कुछ ना कुछ कमा लिया करती थी। भीख मांगने में उसे शर्म महसूस होती, लेकिन थी तो वो उसी बस्ती की भिखारी की बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? वो कब से अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा उस लड़की को सड़क किनारे देख रहा था, जो थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करती गर्मी की तपिश से बचने के लिए बार बार अपना मैला दुपट्टा सर पे लेती तो कभी अपना पसीना खुश करती, लेकिन फिर भी धूप की तमाज़त में उसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। महनम हैरत से उस खूबसूरत बंदे को देख रही थी जो गाड़ी में बैठा कोई शहजादा ही लग रहा था। वो काफ़ी दिनों से दैमीर को यहाँ देख रही थी, जो अपनी गाड़ी में बैठा उसे देखता या फिर पानी की ऑफ़र करता और वो सर झटक के रुख फेर लेती, लेकिन आज उसे क्या हुआ था ना जाने कि वो उस खूबसूरत शख्स से नज़रें ना फेर सकी। मैं महनम है, नरमी से जवाब देती वो इधर उधर देखने लगी। थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करती अपने खुश लबों पे ज़बान फेरने लगी। ये लो पानी पियो। मिनरल वाटर की बोतल उसे उसकी तरफ बढ़ाते वो नरमी से कह रहा था। नो थैंक यू साहब।
اپنی دھن میں کہتی وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ واٹ؟ دمیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم انگلش بھی بول لیتی ہو؟ وہ ہنسنے لگا جبکہ مہنم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی خوبصورت ہو کے تم یہ کام کیسے کرتی ہو؟ وہ رک کے اب اپنی سوچ اسے بتا رہا تھا۔ صاحب، خوبصورتی یا بدصورتی کا نصیب سے کیا کام؟ آؤ کار میں بیٹھو، وہ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کھولتے کہنے لگا جبکہ مہنم بدک کے پیچھے ہٹی تھی۔ نہ صاحب، میرے کپڑے میلے ہیں، آپ کی گاڑی میلی ہو جائے گی۔ او کم آن، کچھ نہیں ہوتا، آؤ بیٹھو جلدی سے۔ دمیر کے دوبارہ اصرار پر وہ جھجکتی ادھر ادھر دیکھتی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ صاحب، اسے کہاں رکھوں؟ وہ اپنے تھیلے کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ یہیں چھوڑ دو، دمیر گلاسز آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہ صاحب، یہ میری کمائی ہے۔ مہنم بدک کے نیچے اتری تھی۔ او کم آن گرل، میں پیسے دے دوں گا، اگر کم ہوئے وہیں رکھ دو۔ اس کے جھنجھلانے پہ وہ دل و نادل اپنا تھیلا وہیں روڈ پہ رکھ کے خود گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اے سی کی یک ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ واہ، کتنی ٹھنڈی ہے، وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ دماغ جیسے پرسکون ہو رہا تھا، گاڑی کی ٹھنڈک میں گرم جسم کو جیسے آرام مل رہا تھا۔ تیمیر زیر لب مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، پانی پیو۔ مہنم چوک کے اسے دیکھنے لگی اور پانی کا بوتل اس کے ہاتھ سے لے کے فوراً سارا پانی پی گئی۔ میرا نام دمیر نوفل شاہ ہے، تم مجھے دمیر کہہ سکتی ہو، وہ کہہ رہا تھا جبکہ مہنم اب بھی گاڑی کو چیک کر رہی تھی۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ اس پہ نظر ڈالتا اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ مہنم بنا چوں چرا کے خاموشی سے چلتی گاڑی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، اس بات پہ غور کیے بنا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا رہی ہے، کہاں نہیں معلوم۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ جو گرمی کی شدت سے بچ پائی ہے اسی کو وہ غنیمت جان رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس گھر کی تزئین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 3 کمروں پہ مشتمل اپارٹمنٹ تھا جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور قیمت بیش بہا کی رکھتا تھا۔ دمیر اس کے چہرے پہ پھیلے تاثرات کو بے حد غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چیلنج میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت اور ماڈرن لڑکیوں کے بیچ مہنم ہی کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ مڑ کے پھر کبھی اس کے مقابل نہیں کھڑی ہوگی، یا شاید اس لیے کہ اسے اپنا ٹیسٹ بدلنا تھا۔ ایک بھیکارن کبھی اس کے مقابلے پہ نہیں آئے گی۔ مہنم لسن۔ مہنم جو ادھر ادھر گھوم کے گھر کو دیکھ رہی تھی جب دمیر اسے آواز دیتا قریب آیا تھا۔ تم جا کے شاور لے لو، باہر بہت گرمی تھی نا، میں کچھ کھانے کو آرڈر کرتا ہوں۔ اوکے، تم یہاں اکیلے رہتا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی جبکہ وہ کندھے اچکاتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تم چلو یہاں، وہ اسے بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگا اور مہنم بیڈ روم میں جا کے جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ اتنا زیادہ خوبصورت، تم اس پہ سوتا ہے؟ وہ اب پھر سے دمیر کو خوشگوار حیرت سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ تم بھی سو سکتی ہو۔ میں تو میلا ہے، وہ اداسی سے کہتی اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلی پہ لپیٹنے لگی۔ شاور لوگی تو فریش ہو جاؤ گی، وہ اسے کہتا واش روم لے آیا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں امریکہ آ گئی ہوں کیا؟ یہ سب تو انگلش فلموں میں ہوتا ہے، اتنا خوبصورت سب۔ تیمیر کو اس کی بات پہ ہنسی آئی تھی۔ سر جھٹکتا وہ اس کا دوپٹہ ہٹانے لگا۔ یہ سب ہٹاؤ اور یہاں شاور لو، یہ کوئی انگلش مووی نہیں ہے، تمہارا ہی ہے سب۔ وہاں ڈریسنگ روم میں ڈریسز بھی ہیں، تم پہلے شاور لو۔ اس کے نرم لہجے پہ مہنم تیزی سے اسباق میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ میں باہر جا رہا ہوں، کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ گڈ گرل۔ وہ کہتا واش روم سے باہر گیا تھا، زیر لب مسکراتا۔ وہ کھانا بھی آرڈر دے چکا تھا۔ نہ جانے مہنم کو کیوں سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ زیادہ پرسکون محسوس کر رہی تھی خود کو دمیر کے ساتھ۔ اتنا خوبصورت انسان اتنا امیر اور کس قدر نرمی سے برتاؤ کرتا ہے،
وہ اسے सोचती ही मुस्कुराती अपने लिए ड्रेस देख रही थी। टावल को अपने गिर्द ऊपर नीचे संभाले जब दैमीर वहां आया था। उसे यूं देख के वो एक पल को ठटका था और वो बौखला के कबर्ड में घुसी थी। दैमीर ज़ेरे अब मुस्कुराता वहीं रुका था। अपनी कनपटी सहलाता वो रुख मोड़ चुका था। सॉरी, मुझे लगा तुम ड्रेसअप हो चुकी होगी। मैं होती है, तुम जाओ अभी। कपट से ही वो आवाज़ देती खुद को कपड़ों के बीच छुपाने लगी। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ, खाना बस आने वाला है। वो अपनी बात कहता एक नज़र उस कबर्ड पर डालता ड्रेसिंग रूम से बाहर गया था, जबकि महनम थोड़ा सा झांकती बाहर निकली थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था जैसे अभी बाहर को आ जाएगा। सामने कदर आदम आईने पे नजर पड़ते ही वो पल भर को रुकी थी। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट दराई थी। दैमीर को सोचते उसके चेहरे पे हल्का हल्का गुलाबीपन बिखरा था। वो काफी दिनों से दैमीर को देख रही थी जो उसे ही देखता रहता। पहले वो डर गई थी और फिर उसे अच्छा लगने लगा था। वो बार बार मुड़ के दैमीर को देखती। खुद को पहले से अच्छा और साफ रखने लगी थी वो अब। और आज जब दैमीर ने खुद उसे आवाज़ दी, उसका नाम पूछा, तो वो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। कितना अच्छा है हीरो। गंदी नज़र बिल्कुल भी नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए खुद कलामी कर रही थी और फिर ख्याल आने पर सर झटकती जल्दी जल्दी ड्रेस लेने लगी अपने लिए कबर्ड से। अंधेरे में जीना किस कदर मुश्किल है। रोशनियों के होते हुए भी रोशनी को ना देख पाना किस कदर कर्मनाक है। ये अजमीर के अलावा और कौन महसूस कर सकता था, जो एक कार एक्सीडेंट में अपनी माँ को खोने के साथ साथ अपनी बीनाई भी खो चुका था। पेश वहाँ खूबसूरत कीमती डेकोरेटेड इस रूम में वो अकेला बैठा कब से पियानो पे अपनी उंगलियां फेरता बजा रहा था। जो धुन वो बनाना चाह रहा था वो धुन बार बार उससे बिखर जाता और उसे अपना दिल जैसे किसी तारीख गहरी खाई में गिरता महसूस होता। और बिल्कुल अचानक से वो चीखा था। अपने हाथ के करीब आई हर चीज को झटके से वो नीचे गिरा चुका था। मार्गरेटा, अजमेर की 24 घंटे की मुलाजिमा, जिसकी उम्र 50 के लगभग थी, दौड़ती हुई आई थी। अजमेर सर को हाथों पे गिराए चीख रहा था। अजमेर उसी के हाथों में पला बड़ा था। तभी वो तड़प कर अजमेर के करीब आई थी। अजमेर बच्चा, ये क्या हुआ है? जबकि वो किसी भी तरह मार्गरेटा के हाथ नहीं आ रहा था। वो चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। मेरी आंखें, आनी मेरी आंखें। मॉम, मॉम मेरी वजह से चली गई मॉम। मैं गुनहगार हूँ। बस मेरा बच्चा, तुमने कुछ नहीं किया। अजमेर बाबा, ब्रेक फेल हुए थे कार के, तुमने कुछ नहीं किया। अजमेर को बाजू में भरे वो उसे तसल्ली दे रही थी जबकि वो सिसक रहा था। मैं देख नहीं सकता, मुझे लगता मेरी सांस बंद हो जाएगी। मैं कुछ देख नहीं पा रहा। आनी प्लीज सेव मी। मुझे मुझे नज़र क्यों नहीं आता कुछ। वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था जबकि मार्गरेटा अपने आंसू पीती उसे खुद से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। कैसी कयामत टूटी थी उन पे। एक कार एक्सीडेंट ने उनकी खुशियां छीन ली थी उनसे। वो जब कमरे से बाहर आई तो टेबल पे खाना रखता दैमीर पल भर के लिए शौक हुआ था। मैनम बेशक खूबसूरत थी, ये वो देखते ही जान गया था, लेकिन इस कदर हसीन ये वो अभी देख रहा था जब वो शावर लेके निखर के बाहर आई थी। जबकि मैनम मुस्कुराने की कोशिश करती इधर उधर देखने लगी। यू आर डैम ब्यूटिफुल मैनम, डैम गॉर्जस। वो मबहूत सा उसे देखता उसके करीब आया था जबकि वो बौखला के उसे देखती पीछे हुई थी। अरे डोंट वरी, मैं बस तारीफ कर रहा था तुम्हारी। तुम यार बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी जगह वो बस्ती नहीं है और ना ही वो जिंदगी। तैमीर नरमी से कहता उसका हाथ थाम चुका था। कम, खाना ठंडा हो रहा है। मैं खुद चाहती है, वो हिचकिचाहट का शिकार होती अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी जबकि तैमीर उसे गहरी नजरों से देखता जेर लब मुस्कुरा पड़ा था। मुझे अच्छी लगती हो मैनम, परेशान मत हो। और मैनम हैरत से उसे देखती उसके साथ आगे बढ़ी थी और डाइनिंग टेबल पे बैठ के वहाँ से खाने की डिशेस को देख रही थी। बहुत भूख लगी है मुझे तो, चलो खाना खाते हैं। वो अपने और उसके लिए खाना निकालने लगा जबकि मैनम उस हुस्न के देवता को देखती ये सोच रही थी कि ये शख्स किस कदर खूबसूरत इंसान है। कितना अच्छा इंसान है जो उसे किरायत महसूस नहीं कर रहा, जिसके साथ उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल रहा है। दैमिया की नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंका था, जो बेहद मोहवियत से चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। महनम, क्या हुआ है? खाना खाओ।
हाँ, मैं खाती है। वो चौंकी थी और फिर खाने की तरफ देखने लगी, जिसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे खाए। दैमीर उसके लिए खाना निकाल चुका था, लेकिन वो चुपके से दैमीर को देखने लगी, जो छुरी और कांटे से बेहद महारत के साथ खाना खा रहा था। और फिर वो अपनी प्लेट को देखने लगी। वो मुश्किल चम्मच को हाथ में लेके वो उसके साथ खाना खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खा नहीं पा रही थी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। इस एपिसोड के बाद एक और एपिसोड इसी नॉवेल की लगेगी। आज इसकी 2 एपिसोड हैं बैक टू बैक। अच्छे से रिव्यूज़ दीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।